रामामा, नक्सलवाद इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, फटे हुए कपड़े, हाथ में पुरानी बंदूक और भूख से तड़पता एक विद्रोही। तो अपनी आंखों पर से ये पर्दा हटा लीजिए, क्योंकि भारत के सबसे खतरनाक जंगलों के पीछे एक ऐसी समांतर सरकार चल रही थी जिसका बजट किसी छोटी कंपनी जैसा नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए का था। मिलिए उस शख्स से जो जंगल में गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि काठमांडू के आलीशान होटल में बैठकर दिल्ली और मुंबई के सफेदपोश व्यापारियों के साथ डील कर रहा था। एक ऐसा बागी जिसने विचारधारा को कागजी रद्दी बनाया और खड़ा किया नक्सलवाद का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। हथियार ऐसे जो हमारी सेना के पास भी शायद दुर्लभ हो, और नेटवर्क ऐसी जिसे गिनते हुए प्रवर्तन विदेशालय यानी ईडी के अफसरों के पसीने छूट गए। तेंदुपत्ते के एक एक बोरे से लेकर बड़े बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट तक हर पत्थर पर इस नक्सल अरबपति का अदृश्य टैक्स लिखा था। ये कहानी किसी गरीब क्रांतिकारी की नहीं है रे, ये कहानी है उस खूनी सीईओ की जिसने क्रांति के नाम पर भारत की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन चलाई। आज पहली बार हम बस्तर और सारंडा के जंगलों के उन मिथकों को जलाकर राख कर डालेंगे जिन्हें आपने सालों से सच माना है। तो तैयार हो जाए भारत के सबसे बड़े अमीर नक्सली की कहानी सुनने के लिए। हम छो मजा मारे ममा। झारखंड के खूंटी जिले का एक गुमनाम सा गांव लापा। साल 2000 की शुरुआती दशक में यहाँ एक लड़का सेना में भर्ती होने का सपना देख रहा था। उसका नाम था दिनेश गोप, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मामूली विवाद, पुलिस का खौफ और सत्ता की उपेक्षा ने उस युवक के हाथ में वर्दी की जगह बंदूक थमा दी। लेकिन यहाँ से वो कहानी मोड़ नहीं लेती जो आपने आज तक फिल्मों में देखा है। ये कोई रॉबिन हुड बनने की दास्तान नहीं थी रे, ये शुरुआत थी भारत के सबसे संगठित क्रिमिनल सिंडिकेट की। दिनेश गोप ने माओवादियों की मुख्य धारा की विचारधारा को ठुकराया और साल 2007 में नींव रखी PLFI की, यानी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया की। नाम में लिबरेशन यानी मुक्ति शब्द जरूर था, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, एब्सोल्यूट मॉनिटरी कंट्रोल। दिनेश गोप ने बहुत जल्दी समझ लिया कि जंगल में रहकर सत्ता नहीं, सिर्फ दहशत हासिल हो सकती है, और सत्ता हासिल करने के लिए चाहिए था पैसा। उसने नक्सलवाद को एक पवित्र युद्ध से बदलकर एक हाई प्रॉफिट बिजनेस मॉडल में तब्दील कर डाला। जहां बाकी नक्सली संगठन पुराने रूल्स पर चल रहे थे, दिनेश गोप ने अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर डाली। उसने झारखंड के जंगल को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहां से शुरू हुआ लेवी यानी अवैध वसूली का वह खूनी खेल जिसने उसे रातों रात करोड़पति बना डाला। ठेकेदारों के पसीने तब छूटने लगे जब उनके मोबाइल पर दिनेश गोप का संदेश आता, या कोई धमकी नहीं बल्कि एक बिजनेस इनवॉइस होता। सड़क बनेगी या नहीं, पुल का काम चलेगा या रुकेगा, ये सरकार तय नहीं करती, ये तय करता था दिनेश गोप का परसेंटेज। लेकिन क्या एक मामूली बागी इतना बड़ा साम्राज्य अकेले खड़ा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। दिनेश गोप के पीछे खड़ा था एक अदृश्य व्हाइट कॉलर सपोर्ट सिस्टम। शहर के बड़े व्यापारी, रसूखदार राजनेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो इस खूनी खेल के साइलेंट पार्टनर थे। जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड बताते हैं कि दिनेश गोप ने अपनी पहली कुछ वसूलियों से ही समझ लिया था कि असली ताकत जंगल की जमीन में नहीं बल्कि शहर की रियल एस्टेट और सेल कंपनियों में छिपी है। अकेले साल 2010 से 2016 के बीच PLFI ने झारखंड के विकास कार्यों से इतनी लेवी वसूली कि दिनेश गोप का नाम सुरक्षा गलियारों में नक्सली से ज्यादा एक अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह गूंजने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ एक झांकी थी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि जब दिनेश गोप ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया तो उसने अपनी कमाई का निवेश कहाँ किया? उसने हथियार खरीदे, सेना बनाई, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी पत्नियों के नाम पर एक ऐसी कंपनियों का जाल बुना जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट के होश उड़ाने के लिए काफी था। क्रांति का चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। वो अब सिर्फ एक बागी नहीं था, वो बन चुका था द अनडिस्प्यूटेड सुल्तान ऑफ टेरर फंडिंग। लेकिन इस साम्राज्य की नींव कितनी गहरी थी और कैसे एक नक्सली ने भारत की बैंकिंग सिस्टम की नाक के नीचे करोड़ों का काला धन सफेद किया, ये जानने के लिए हमें घुसना होगा उस दलदल में जिसे कहते हैं द मनी ट्रेल। रह चच्ची जान, अगर आपको लगता है कि नक्सली सिर्फ चंदा मांग कर गुजारा करते हैं तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। दिनेश गोप और उसके सिंडिकेट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समांतर एक शैडो इकोनॉमी खड़ी की, एक ऐसी इकोनॉमी जिसका टर्नओवर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को भी चुनौती दे सकता था। इस साम्राज्य का पहला और सबसे बड़ा मोहरा था तेंदुपत्ता, जिसे जंगल का हरा सोना कहा जाता है। सुनने में यह सिर्फ एक पत्ता लगता है, लेकिन भारत में बीड़ी उद्योग का यह आधार सालाना 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के घने जंगल में जब तेंदुपत्ते की तुड़ाई का सीजन आता
तो सरकार से पहले दिनेश गोप का टैक्स कैलकुलेटर चालू हो जाता है। हर बोरे पर एक फिक्स कमीशन। ठेकेदारों को साफ निर्देश था, अगर पत्ता उठाना है तो पहले पर्ची कटानी होगी। रिसर्च बताती है कि अकेले इस व्यापार से PLFI जैसे संगठन हर साल करोड़ों की ब्लैक इनकम जनरेट करते थे। जो ठेकेदार इनकार करता, उनकी ट्रकें जला दी जाती या उनके मुनीम की लाश जंगल में मिलती। व्यापार नहीं, ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन था। लेकिन असली खेल तो जमीन के नीचे छिपा था, खनन। झारखंड की धरती लोहा, कोयला, अभ्रक से भरी है। यहाँ देश की बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियां काम करती हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की गोपनीय रिपोर्ट एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। इन कंपनियों के लिए काम करने वाले ट्रांसपोर्टर और ठेकेदारों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी। दिनेश गोप ने माइनिंग बेल्ट में अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क फैला रखा था। उसे पता था किस कंपनी को कितने का टेंडर मिला है और किस खदान से कितने ट्रक माल निकल रहा है। प्रति ट्रक लेवी फिक्स थी। यह पैसा किसी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि सीधे बोरे में भरकर जंगल के गुप्त ठिकाने तक पहुंचता था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बड़ी कंपनियां और रसूखदार ठेकेदार मजबूर थे या फिर यह एक अपवित्र गठबंधन था? सच्चाई तो यह है कि विकास की हर ईंट जो उस इलाके में रखी गई, उसमें इस नक्सल अरबपति का हिस्सा शामिल था। सड़क बनाने वाला ठेकेदार हो या पुल बनाने वाला इंजीनियर, दिनेश गोप का कट मनी प्रोजेक्ट पोस्ट का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। इसे क्रांति कहना बंद कीजिए, क्योंकि यह पावर का गेम था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा तब हुआ जब NIA ने दिनेश गोप के वित्तीय साम्राज्य की परतों को उधेड़ना शुरू किया। यह पैसा सिर्फ जंगल में नहीं दब रहा था। इस काली कमाई को व्हाइट मनी में बदलने के लिए दिनेश गोप ने आधुनिक फाइनेंस के उन रास्तों को चुना जिन्हें हम और आप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसने अपने कर्मियों के नाम पर पेट्रोल पंप, होटल चेन और डेयरी फार्म में निवेश किया। यहाँ तक कि रांची जैसे शहरों में आलीशान संपत्तियां खरीदी गई। उसका सबसे बड़ा हथियार थी सेल कंपनियां, कागजों पर चलने वाली ऐसी कंपनियां जिसका एकमात्र काम था खून से सने पैसों को क्लीन प्रॉफिट में बदल देना। जब 2016 में नोटबंदी हुई, तब इस साम्राज्य की चूल्हे हिल गई। दिनेश गोप के गुर्गे बैंकों के बाहर लाखों के पुराने नोटों के साथ पकड़े गए। यहीं से सुरक्षा एजेंसियों को उस धागे का सिरा मिला जो जंगल से सीधा लग्जरी लाइफस्टाइल और विदेशी बैंक खातों तक जाता था। यह कोई गरीब बागी नहीं था रे, यह एक ऐसा फाइनेंशियल माफिया था जिसने विचारधारा को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह अपना अरबों का साम्राज्य सुरक्षित रख सके। लेकिन पैसा तो सिर्फ एक पहलू था। इस पैसे का इस्तेमाल जिस चीज के लिए हो रहा था वो और भी ज्यादा खौफनाक थी। क्या आपने कभी सोचा है एक बागी के पास जर्मन मेड राइफल और अमेरिकन स्नाइपर्स कहां से आती है? इस पैसे से जो मौत का सामान खरीदा जा रहा था, उसका इंटरनेशनल रूट क्या था? तो तैयार हो जाए अगले अध्याय के लिए, जहां हम बेनकाब करेंगे द ग्लोबल आर्म्स ट्रेल। एक विचारधारा जो कहती है कि वे गरीबों के लिए लड़ रही है। उनके पास AK-47, HK-33, M16 जैसे घातक राइफल कहां से आते हैं? क्या ये हथियार किसी कबाड़ खाने में मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। ये खेल देसी कट्टों का नहीं है रे, बल्कि हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर का है। दिनेश गोप ने अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा जिस चीज में झोंका था, वह था हथियारों का एकाधिकार। उसने महसूस कर लिया था कि अगर उसे सुरक्षा बलों को चुनौती देनी है और दूसरे नक्सली गुटों पर अपनी बादशाहत कायम रखनी है, तो उसे अपनी सेना को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हथियारों से लेस करना होगा। और यहाँ से शुरू होता है द म्यांमार कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में एक ऐसा सच सामने आया जिसने भारतीय खुफिया तंत्र की नींद उड़ा दी। दिनेश गोप का नेटवर्क भारत की सीमाओं को लांघकर म्यांमार के जंगल तक फैला था। यह इलाका है गोल्डन ट्रायंगल के करीब का। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े अवैध हथियारों के सौदागर बैठे हैं। दिनेश गोप के गुर्गे म्यांमार बॉर्डर के रास्ते थर्ड पार्टी वेपन सप्लायर से मिलते थे। यहाँ विचारधारा का कोई मोल नहीं था। यहाँ सिर्फ हार्ड केस बोलता। वह पैसा जो झारखंड की खदानों और तेंदुपत्ते के ठेकेदारों से वसूला गया था, उसे अब विदेशी करेंसी में बदलकर मौत के सामान में बदला जा रहा था। क्या आपने कभी सोचा था कि एक नक्सली कमांडर के पास ऐसी राइफलें कैसे पहुंचती है जो कई देशों की नियमित सेना के पास भी नहीं होती? जांच में खुलासा हुआ कि दिनेश गोप ने चीन निर्मित हथियारों से लेकर यूरोपियन मिलिट्री गन तक की पूरी खेप मंगवाई थी। यह हथियार समुद्र के रास्ते बांग्लादेश और वहां से म्यांमार होते हुए भारत के नॉर्थ ईस्ट के पोरस बॉर्डर के जरिए झारखंड के सारंडा के जंगल तक पहुंचते थे। यह सिर्फ स्मगलिंग नहीं थी रे, यह नार्को टेरर का एक हिस्सा था। हथियारों के बदले अफीम की खेती और भारी केस का लेन देन। दिनेश गोप इस पूरे नेटवर्क का निर्विवादित सुल्तान बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इन परिष्कृत हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग कौन दे रहा था?
अफवाह और खुफिया रिपोर्ट इशारा करती हैं कि कुछ विदेशी भाड़े के लड़ाके और सीमा पार बैठे हैंडलर्स इस नेटवर्क को तकनीकी सहायता दे रहे थे। दिनेश गोप अब केवल एक बागी नेता नहीं रहा, वह एक इंटरनेशनल आर्म्स ब्रोकर बन चुका था जो अपने संगठन PLFI को एक अत्याधुनिक निजी सेना में तब्दील कर चुका था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके पास जो मौजूद हथियारों की कीमत बाजार में करोड़ों थी। एक एक कारतूस की कीमत किसी गरीब आदिवासी के पूरे महीने के राशन से ज्यादा थी। जल, जंगल, जमीन का नारा देने वाला शख्स अब ग्लोबल वॉरफेयर के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा था। हथियारों का यह जखीरा केवल सुरक्षा बलों के खिलाफ नहीं था रे, यह खूंटी, गुमला और सिमडेगा के उन इलाकों में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का एक जरिया था, जहां पुलिस की गाड़ी पहुंचने से पहले दिनेश गोप की बुलेट पहुंच जाती है। लेकिन जब आपके पास इतना पैसा और इतने हथियार हो तो आप केवल जंगल में छिपकर नहीं रह सकते। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको शहर की चकाचौंध की तरफ खींचती हैं। दिनेश गोप ने एक ऐसी गलती कर दी जो किसी भी सफेदपोश अपराधी के अंत की शुरुआत होती है। उसने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की और जंगल से निकलकर एक ऐसे देश में जा छिपा जहां उसे लगा कि भारतीय एजेंसियां कभी नहीं पहुंच पाएगी। वह वहां क्या बनकर रह रहा था और कैसे एक हनी ट्रैप और एक छोटी सी डिजिटल चूक ने इस अरबपति बागी का साम्राज्य मिट्टी में मिला डाला। तैयार हो जाए, अगले अध्याय में हम देखेंगे उस ग्रैंड चेस को जिसका अंत हुआ द फॉल ऑफ द टाइटन में। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, तब भारत की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां एक परछाई का पीछा कर रही थी। दिनेश गोप, जो अब झारखंड के जंगल में नहीं था, सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और NIA के कड़े घेरे ने उसे अपनी मांद छोड़ने पर मजबूर कर डाला। लेकिन एक नक्सली अरबपति भागकर कहां जाता है? क्या वह किसी दूसरे जंगल में छिपा था? बिल्कुल नहीं। दिनेश गोप ने वह रास्ता चुना जो किसी फिल्मी विलेन का होता है। वह सीमा पार कर नेपाल पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ वह कोई बागी नहीं था। पहचान बदली, हुलिया बदला और बदल गया उसका पूरा वजूद। जंगलों में खाकी वर्दी पहनने वाला शख्स अब नेपाल के विराटनगर और काठमांडू की गलियों में कुलदीप यादव बनकर घूम रहा था। उसने एक सिख का भेष धर लिया था, लंबी दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर एक सातिर मुस्कान। वह वहाँ खुद को एक बड़ा कपड़ा व्यापारी बताता था। उसने वहाँ अपनी करोड़ों की काली कमाई से होटल और ट्रांसपोर्ट के कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया। वह अपनी 2 पत्नियां करीबियों के साथ इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहा था, जो नेपाल से बैठकर झारखंड के कोयला व्यापारी और ठेकेदारों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाता। उसे लगा था कि वह लॉन्ग डिस्टेंस टेररिज्म का मास्टर बन चुका है, लेकिन एजेंसियां सोई नहीं थी। NIA और झारखंड पुलिस ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें दिनेश गोप की सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, उसका फाइनेंशियल नेटवर्क। एजेंसियों ने उनके उन सफेदपोश मददगारों को ट्रैक करना शुरू किया जो नेपाल में उसे फंड पहुंचा रहे थे। इसी बीच एक डिजिटल फुटप्रिंट मिला। दिनेश गोप भले ही स्मार्ट था, लेकिन तकनीक के इस युग में एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एक हनी ट्रैप और उसके बेहद करीबी सहयोगी की निगरानी ने एजेंसियों को उसके सटीक ठिकाने तक पहुंचा दिया। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि नेपाल पुलिस को भी इसकी भनक आखिरी लम्हों में लगी। 21 मई 2023 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेपाल से डिपोर्ट होकर जैसे ही यह शख्स नीचे उतरा, सुरक्षा बलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पगड़ी के पीछे छिपा हुआ चेहरा जब बेनकाब हुआ तो पूरी दुनिया हैरान थी। यह कुलदीप यादव नहीं था, यह था भारत का सबसे अमीर नक्सली बागी दिनेश गोप। जिस शख्स ने 20 साल तक जंगल में मौत का तांडव मचाया, जिसने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया, वह अब बेबस था। उसके चेहरे पर वह चमक नहीं थी, बल्कि हार का वह काला साया था जो हर उस अपराधी के नसीब में आता है जो खुद को कानून से बड़ा समझने की भूल करते हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी शुरू हुई तो जो दस्तावेज मिले, उसने देश के फाइनेंशियल सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख डाला। सेल कंपनियां, बेनामी प्लॉट और विदेशी संपत्तियां। दिनेश गोप केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कैंसर बन चुका था जो भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा था। पर क्या दिनेश गोप की गिरफ्तारी से यह खूनी व्यापार रुक गया, या फिर यह सिर्फ एक प्यादा का अंत था, जबकि असली खिलाड़ी आज भी महानगरों के कांच वाले दफ्तरों में बैठकर नया जाल बुन रहे हैं। भारत का सबसे अमीर नक्सली आज कानून की गिरफ्त में है, लेकिन उसका खड़ा किया गया इकोसिस्टम अब भी कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। लड़ाई सिर्फ सेना या पुलिस की नहीं है, लड़ाई सच की है, उस सच की जो जंगल की खामोशी को चीरकर बाहर आना चाहती है। क्रांति बंदूक की नली से नहीं निकलती। क्रांति तब आती है जब एक बच्चा स्कूल जाता है, जब एक सड़क बिना लेवी के बनती है, और जब जंगल के अंतिम व्यक्ति को पता चलता है उसका असली दुश्मन वो नहीं जो वर्दी में है, बल्कि वो है जो लाल सलाम का नारा लगाकर उसकी जेब काट रहा है।
ये थी भारत के सबसे अमीर नक्सली दिनेश गोप और उसके खूनी अरबों के साम्राज्य की असली हकीकत। फैसला आपका है, इसे आप आंदोलन कहेंगे या आतंक का व्यापार। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो एंड स्क्रीन पर दिया गया ये वीडियो भी जरूर देखें। भारत के नक्सलिज्म का सबसे बड़ा चेहरा मांडवी हिडिंबा का अंत, ये कहानी में वायलेंस और एक्शन इतना भर भर के हमने दिया है कि आप रोमांचित हो जाएंगे, वो भी फैक्ट के साथ, सटीक जानकारी के साथ। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।